पैरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कंसेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों मैं देवाशीष सर लेके आया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस के साथ डिस्कशन करेंगे जो कि है अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं अपना परिचय। दोस्तों मेरा नाम है देवाशीष घोष और मैं पिछले 3 साल से सीयूईटी का प्रिपरेशन करवा रहा हूं, ठीक है। और आपको पढ़ाने वाला हूं मैं अकाउंटेंसी और साथ ही साथ पार्ट बी बिजनेस स्टडीज, ठीक है दोस्तों। तो आज जो आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2023 में पेपर कैसा आया था और साथ ही साथ हम लोग डिटेल जानेंगे कि क्या हमारा सिलेबस है और किस तरीके से हम 2024 के लिए पढ़ना शुरू कर दे अभी से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग देखेंगे कि पेपर पैटर्न होता क्या है। हो सकता है आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो जानते होंगे कि पेपर पैटर्न हमारा क्या होता है और बहुत बच्चे हो सकता है नहीं भी जानते होंगे, कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारे 40 क्वेश्चन करने, मतलब 50 क्वेश्चन हमारे आएंगे और 50 में आपको 40 क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें टाइम कितना दिया जाएगा, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन पे मोर देन 1 मिनट आपको मिलने वाला है। मार्क्स कितना, 200 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपका कितने का होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का होता है। और याद रहे आपको कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसीलिए हमें एकदम तुक्काबाजी नहीं लगाना है। प्रिपरेशन इतना बढ़िया आपको करना पड़ेगा ताकि आप जो भी क्वेश्चन पे के आंसर्स पे मार्क करो आप एकदम श्योर एंड सर्टेन रहो, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा पेपर पैटर्न। आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो अभी सीयूईटी जो हम लोग का अभी बीता जस्ट 2023 वाला, तो उसमें हमारा पेपर पैटर्न क्या आया था दोस्तों। डिफरेंट शिफ्ट्स के मैंने पेपर को एनालिसिस किया और आपके सामने ये हम लेके आए हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो ऑन एन एवरेज हम सभी का एक लेके आए हैं। हर किसी शिफ्ट में किसी चैप्टर का कुछ कम आया है, किसी शिफ्ट में किसी का थोड़ा ज़्यादा आ गया है। तो ऑन एन एवरेज मैंने सबको मिला जुला के देखा है कि हर एक चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारा पहला चैप्टर होता है आपके अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी के जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे साइड बुक के 3 बुक होते हैं। जैसे मैक्सिमम हम लोग डीके गोयल का बुक प्रीफर करते हैं, तो उसमें हमारा 3 बुक होता है। पार्टनरशिप का होता है जिसमें एनपीओ भी होता है, और उसके बाद आपका जो सेकंड बुक होता है वो आपका कंपनीज अकाउंट होता है जिसमें हम लोग शेयर्स और डिवेंचर की अकाउंटिंग करते हैं। और तीसरा जो बुक होता है आपका वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारा चैप्टर 1 है, मतलब कौन सा, जो पार्टनरशिप वाला हमारा जो बुक है उसमें जो चैप्टर 1 होता है वो एनपीओ होता है, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस देखे गए दोस्तों वो 7 से 8 क्वेश्चन देखे गए, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन। भाई अगर आप एक क्वेश्चन का मार्क्स जानते हो, मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो 35 से 40 नंबर का इस एक चैप्टर से आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत छोटा चैप्टर, सिंगल एक ही चैप्टर है, लेकिन देखिए उसका वेटेज कितना ज्यादा आया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को मैंने ऐसे नहीं तोड़ा है कि एडमिशन से कितना आया है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से कितना आया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कितना आया है, रिटायरमेंट डेथ ऑफ ए पार्टनर से कितना आया है, डिसोल्यूशन से कितना आया है। ऐसे मैंने इसको अलग अलग नहीं तोड़ा दोस्तों। पार्टनरशिप हमारा एक ही सेक्शन है, ठीक है। तो उसके हम लोग डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सब मिला जुला के दोस्तों हम लोग अगर बात करेंगे 18 से 20 क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, ठीक है। ये था दोस्तों हमारे पार्ट ए की बात। देखिए पहले अभी हम साइड बुक की बात करेंगे क्योंकि आप लोग साइड बुक से ही ज़्यादा परिचित रहते हो। मैक्सिमम बच्चे साइड बुक को ही फॉलो करते हैं। हालांकि जो एनटीए ने बोला है कि सीयूईटी जो फुल्ली आपका बेस्ड है एनसीईआरटी से, और जब हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी के ही बेस पे हम लोग पढ़ाई करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सैंपल पेपर उठा लो, आप टीएस ग्रेवाल का बुक उठा लो, डीके गोयल उठा लो, तो क्वेश्चन कहीं से भी आप उठा सकते हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे वो बच्चे कहां से हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी। बस हम लोग एनसीईआरटी के ही कंसेप्ट को पढ़ेंगे।
तो अब बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा पार्ट ए। अब हमारे पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी जो हमारा है वो हमारा क्या है दोस्तों, वो हमारा कंपनी अकाउंट है। अब कंपनी अकाउंट में भी आप लोग शेयर्स देखते हो और डिवेंचर्स पढ़ते हो, ठीक है। तो शेयर्स से देखिए 7 से 8 क्वेश्चन इसमें भी देखे गए हैं, ठीक है। डिवेंचर से भी कम नहीं क्वेश्चन आए दोस्तों, 5 से 7 क्वेश्चन इसमें भी आए हुए हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे दोस्तों, जो हम लोग का थर्ड बुक है जिसका नाम है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला जो तीसरा बुक है, जो कि हमारा क्या है, पार्ट सी जो है हमारा। इसमें देखिए दोस्तों, पहला जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है बच्चे, इसमें बस 1 से 2 ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि छोटे चैप्टर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं, ज़्यादा नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग डिफरेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पढ़ते हो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। साथ ही साथ कुछ उसके थ्योरी पोर्शन भी होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। तो इसको भी, इसमें भी दोस्तों बस 1 से 2 ही क्वेश्चन देखे गए हैं, इसका भी इतना ही वेटेज देखा जा रहा है। रेशियो एनालिसिस को जो दोस्तों हम लोग बात करें, ठीक है, रेशियो एनालिसिस जिसमें हम लोग 4 रेशियो पढ़ते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो इसमें दोस्तों मिला जुला के देखा गया है 2 से 3 क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम हर स्लॉट में आया हुआ है। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसा मतलब अकाउंट्स का पार्ट जो कि आप बोर्ड में नहीं पढ़ते हो, मतलब मैक्सिमम 95 से 98% बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चॉइस होता है, या तो आप पार्ट सी पढ़ लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और या तो आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ लो। बच्चे क्यों नहीं पढ़ते कंप्यूटराइज अकाउंटिंग? क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी हमारा प्रैक्टिकल वाइवा जो भी होता है क्लास 12th में, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले बुक से ही होता है, 20 नंबर का, ठीक है। तो हम लोग इसी को ही पढ़ लेते हैं कि चलो वाइवा में भी काम आ जाता है और एग्जाम में भी। तो मैक्सिमम बच्चे जो होता है बच्चे की कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि चॉइस रहता है। बट एनटीए ने आपको चॉइस नहीं दिया है। एनटीए ने ऐसा नहीं कहा है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला पोर्शन अगर सॉल्व कर रहे हो तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग मत सॉल्व करना। ये चीज एनटीए ने नहीं कहा है। एनटीए ने सबको कहा है ऑल आर कंपल्सरी, ऑल चैप्टर्स आर कंपल्सरी, ठीक है, सारे चैप्टर्स हमारे कंपल्सरी है। चॉइस इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने खाली चॉइस दिया है हमें कि 50 क्वेश्चन दिए हैं, 50 में से आपको 40 करना है, कोई भी 40 कहीं से भी उठाओ, बस 40 क्वेश्चन आपको सही सही करके आना है, ठीक है। उन्होंने इस पे चॉइस दिया। अब आप चाहो तो हाँ ठीक है, आपको जो पोर्शन जो क्वेश्चन उस समय नहीं आ रहा होगा आप उसको छोड़ सकते हो, बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वहां पे ऑप्शन नहीं है। बहुत से बच्चों को ऐसा मैंने पिछले बार भी देखा था, ठीक है, अभी जो सीयूटी का एग्जाम आपका एंड हुआ, इसमें भी बहुत से बच्चे लास्ट टाइम में हमसे पूछते थे सर क्या ऐसा है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में चॉइस है? नहीं बच्चे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में कोई चॉइस नहीं है। एनटीए ने आपको बोल दिया कि 50 में से 40 क्वेश्चन करना है, तो वो 10 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि 10 क्वेश्चन ही आप छोड़ सकते हो, कोई भी 10 क्वेश्चन छोड़ो और 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। दोस्तों कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखा गया है। हम आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आप छोड़ के आना, क्योंकि हम लोग बोर्ड में नहीं पढ़ते बच्चे, हम लोग पूरा पढ़ेंगे। आप अगर सीयूईटी कंसेप्ट के प्लेटफॉर्म में हो, आप अगर हमारे कोर्स के साथ एनरोल हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आधे अधूरे पढ़ाए जाएंगे, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू। अब आपको एग्जाम हॉल में यह डिसाइड करना है कि क्वेश्चन कौन सा आया है, कौन सा आ रहा है, मुझे जो नहीं आ रहा है वो हम स्किप कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन आपको हम सब कुछ पढ़ाएंगे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी पढ़ाएंगे, जिसमें क्वेश्चन बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन पिछले बार देखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोगों को एक समझ में आ गया लमसम। हाँ,
आपको अगर दिख रहा होगा काउंट करके आपको लग रहा होगा सर 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको? बच्चे मैंने अभी आपको कहा कि मैंने डिफरेंट स्लॉट्स के पेपर को एनालिसिस किया था और मैंने ऑन एन एवरेज बेस पे, ठीक है, मैंने ऑन एन एवरेज बेस पे सबका क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। तो हो सकता है 50 से कुछ ज़्यादा मिलेगा, तो दैट डजेंट मैटर। ये देखो कि किससे कितना ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आया है। 50 से हो सकता है थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लगे आपको, ठीक है। तो उस पर मत जाइए कि बैठ के काउंट करने लग गए कि सर 50 आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके काउंट मत करने लग जाइए भाई। देखिए किसी स्लॉट में पार्टनरशिप का 18-19 क्वेश्चन आया है, मैंने उसको 18 से 20 का रेंज ले लिया है। शेयर का मान लीजिए किसी में 6-7 क्वेश्चन आया है, ठीक है, किसी में 8 क्वेश्चन आया है, मैंने उसको डायरेक्ट मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन ले लिया है, ऐसे कर लिया है। मैक्सिमम मैंने चॉइस मतलब यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस पे मत जाइएगा। चलिए अब दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि सर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों जो एनटीए का पैटर्न है मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जो हमारा एनटीए का पैटर्न है वो क्या है। तो एनटीए का पैटर्न ये कहता है हमें, दोस्तों एनटीए का पैटर्न हमें ये कहता है कि क्वेश्चंस हम आपको कैसे देंगे। तो क्वेश्चन हम आपको डायरेक्ट देंगे, ठीक है, हम आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस देंगे, ठीक है, हम आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देंगे, कंसेप्ट, हम आपको मैच द कॉलम देंगे। क्या देंगे बच्चे? मैच द कॉलम देंगे, ठीक है, मैच द कॉलम जिसमें आपको मैच करना पड़ेगा। और साथ ही साथ कुछ दोस्तों पहले से ही होता है सेट हमारा एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, और एक जो हमारा एनटीए का पैटर्न होता है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्या होता है बच्चे? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बट मैं आपको एक बात अभी क्लियर कर देता हूं बच्चे कि 2023 में अकाउंटेंसी हो या बिजनेस स्टडीज, ठीक है, अकाउंटेंसी हो या बिजनेस स्टडीज, अभी अकाउंटेंसी में ही ध्यान दीजिए ज़्यादा, ठीक है। अकाउंटेंसी में दोस्तों किसी भी स्लॉट में एजर्शन रीजन का क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखा गया है दोस्तों, ठीक है, किसी भी स्लॉट में नहीं आया हुआ है। तो इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए कि एजर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ज्यादा लोड नहीं लेना है। हम आपको प्रैक्टिस जरूर करवा देंगे ड्यूरिंग दिस सेशन, ड्यूरिंग दिस स्टडी हम आपको प्रैक्टिस जरूर करवा देंगे एजर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का, बट उसका लोड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा एजर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे 2023 के स्लॉट में कहीं नहीं देखा गया है, ठीक है। तो आप उसका लोड बिल्कुल मत लीजिएगा, आपको ध्यान देना है इन पैटर्न्स पर, ठीक है। हालांकि मैं इनको जरूर करवा दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए क्वेश्चंस कैसे आया आप लोग देख लीजिए। नेट कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू, क्वेश्चन देख रहे हैं आप कैसा आया है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि नेट कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला पूछ लिया इसमें आपको, ठीक है। तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, अगर हम लोग देखें इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग कहाँ पढ़ते हो? सबसे पहली बात इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मींस कैपिटल इंप्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, दूसरा पैटर्न देखें, पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर। तो पार्टनरशिप डीड किसके अकॉर्डिंग बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प एक्ट, प्रोविजन ऑफ द स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग होता है ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो भाई अकाउंटेंसी है हमारा, खुद ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें न्यूमेरिकल आना एकदम निश्चिंत है। देखिए ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्या है आपका दोस्तों? रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड इसमें चीजें दिए गए हैं। पूछा क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, मतलब ये केस बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें आप लोग जैसे आप लोग बोर्ड में सॉल्व करते हो कि एक क्वेश्चन दे दिया तो उसमें हमारे एक्यूमुलेटेड रिजर्व होते हैं, लॉसेज होते हैं, रिवैल्यूएशन
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, कैपिटल का अकाउंट पता करना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बना रहे होते हैं तो उसका प्रॉफिट लॉस पता करते हैं, फिर वो प्रॉफिट लॉस हम लोग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सारे के सारे चीजें हम लोग दोस्तों प्रिपेयर करते हैं। साथ ही साथ उसी सवाल में आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर उसके बाद आप लोग पता करते हो क्या गेनिंग रेशियो पता करते हो। तो ये सारे चीजें आप लोग क्या करते हो, पता करते हो। तो उसका एक केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन में आपका दोस्तों 5 क्वेश्चन रहता है इसमें, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन एकदम कोरिलेटेड रहता है। एक में पूछ लेगा वर्क, जैसे पहले एक क्वेश्चन में देखिए पूछा है वर्कमैन कंपनसेशन, दूसरे में पूछ लेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तीसरे में ये आपसे पूछ देगा कि न्यू रेशियो निकाल के बताइए, चौथे में ये पूछ देगा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो बताइए, और पांचवें में आपसे ये पूछ सकता है, सपोज आपसे ये पूछ सकता है कि जैसे कैपिटल बैलेंस क्या हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दोस्तों पूछेंगे आपको केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए यहां पे जर्नल एंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, जर्नल एंट्री से रिलेटेड देखिए वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पूछ दिया है कि जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, कि अगर ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखिए वो दिया है। हम सबको पता है कि पार्टनरशिप अगर हम पढ़ रहे तो 2 तरीके का गुडविल होता है, एक वो गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है, एक होता है ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल। जो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल होता है वो हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय डेबिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होता है। और जो नया पार्टनर अपना जो शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है वो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चंस आपके 2023 जो अभी आपका पेपर बीता है, जो अभी आपका सीयूईटी एग्जाम ओवर हुआ है, उसमें इस तरीके से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। मैच द कॉलम आया हुआ है, मैच द कॉलम बहुत आया हुआ है बच्चे। तो मैच द कॉलम किसी स्लॉट में तो दो तीन आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा भी हुआ है। चलिए तो दोस्तों ये एक पैटर्न है जिसमें मैच द कॉलम आपको पूछ देगा। अकाउंटेंसी की अगर बात करें हम लोग तो मैच द कॉलम हमें देखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, हमें कंसेप्ट को भी पढ़ना है, हमें सब कुछ मतलब एकदम ध्यान से पढ़ना है, ईच एंड एवरी कंसेप्ट। दोस्तों जब आपका कंसेप्ट तगड़ा होगा ना, जब आपका कंसेप्ट मजबूत होगा तो ही आपका सीयूईटी जो है दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स से आप इसको क्रैक कर पाओगे और एक अच्छे ड्रीम यूनिवर्सिटी और ड्रीम कॉलेज में आप एडमिशन ले पाओगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर ले हमारा सिलेबस क्या है सर, ठीक है। दोस्तों हमारा जो सिलेबस है सीयूईटी अकाउंटेंसी का वो पूरा आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। क्लास 11th का सिलेबस में से कुछ नहीं पढ़ना है, क्लास 11th का कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चीज है। तो चैप्टर हमारा जो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है जिसमें हम लोग फंडामेंटल ऑफ अकाउंट पार्टनरशिप पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ेंगे, साथ ही साथ एडमिशन पढ़ते हैं, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये पढ़ते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आप जो दूसरे बुक में जाते हो उसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिवेंचर दैट इज अकाउंटिंग कंपनीज अकाउंट पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। उसके बाद आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला बुक पढ़ते हो और नेक्स्ट आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पढ़ते हो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये तो हमारा था सिलेबस की कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग एक एक चैप्टर का डिटेल एनालिसिस जानने चलते हैं कि सर उस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि आपको क्या क्या पढ़ना है ये आप जान लीजिए। भले ही अभी आप फिलहाल के लिए आप देखिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप या तो वो स्टूडेंट होंगे जो आप 12th पास आउट हो और आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है इस वर्ष और किसी कारणवश आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पाया, और साथ ही साथ या तो आप वो स्टूडेंट हो जो कि आप अभी 12th अपीयरिंग में हो, मतलब 2024 में आपको बोर्ड भी देना और 2024 में आपको सीयूईटी भी देना है। तो आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो जो पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चे, तो उसको एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ डालो और
हफ्ते में ये जरूर करो कि 1 से 2 दिन, मतलब सैटरडे संडे मान लो, हफ्ते में 2 दिन आप एनसीईआरटी को जरूर एक बार पढ़ लो। आप जो भी साइड बुक पढ़ते हो, डीके गोयल पढ़ो, टीएस ग्रेवाल पढ़ो, एससी शर्मा पढ़ो, जो भी आप पढ़ रहे हो बच्चे अकाउंटेंसी, बट आप हफ्ते में 1 से 2 दिन जरूर ये काम करो कि एनसीईआरटी का बुक ले लो। ठीक है, एनसीईआरटी का 2 ही बुक होगा बच्चे, ठीक है, एनसीईआरटी में 3 बुक नहीं होता, एनसीईआरटी का 2 ही बुक होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी का 2 बुक ले लो आप, और एनसीईआरटी को हफ्ते में आप 1-2 बार जरूर, कुछ नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आप रीड कर सकते हो ना, बिल्कुल रीड कर सकते हो आप, तो वो काम करो, ठीक है। देखिए, तो एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग जो जानेंगे मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। भाई एग्जाम्पल है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पब्लिक हॉस्पिटल्स जैसे हो गए, पब्लिक स्कूल्स हो गए, ये सब हमारे एनपीओस के एग्जाम्पल है। तो जब हम पढ़ाई करेंगे तो हमें इसके मीनिंग के बारे में जानना है। एनपीओ क्या होता है? तो एनपीओ वो होता है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, जो सर्विस मोटिव के लिए काम करता है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम लोग दोस्तों, अब एनपीओ जो है दोस्तों 3 तरीके का अकाउंट्स मेंटेन करता है। कौन कौन सा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बुक के बराबर होता है, समरी ऑफ कैश बुक जिसको कहते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर होता है रियल अकाउंट। फिर हम लोग पढ़ते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसको कहते हैं एकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मींस इट इज जस्ट सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तीसरा, इसमें भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कुछ हमारे स्पेसिफिक फंड होते हैं इसमें, जैसे मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, तो इन सब फंड का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। कुछ हमारे जनरल फंड होते हैं, उस जनरल फंड का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग शो करते हैं। जैसे दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे नेचर के ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। फिर उसमें से हम लोग चीजों को बाइफरकेट करते हैं, मतलब चीजों को ब्रेक करते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट और रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस को शो करते हैं, और बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, शो करते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम लोग आगे। हाँ, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ चलेंगे, और हमारा जो अगला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जिसमें हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि करीब नहीं तो 20 क्वेश्चंस के आसपास आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ पार्टनरशिप डीड को नेचर ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। फिर पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है बच्चे? पार्टनरशिप डीड मींस जहां पे पार्टनरशिप्स के जो भी टर्म्स कंडीशन होते हैं, मतलब जो भी एग्रीमेंट है, वो सारे के सारे रिटन फॉर्म में यहाँ पे दिए होते हैं। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट, ठीक है, जो जिसमें सारे के सारे टर्म्स कंडीशंस मेंशन होते हैं, जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्री किए गए हैं वो मेंशन होता है। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ेंगे, साथ ही साथ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है पार्टनरशिप फर्म, तो उसमें फिक्स कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग कहते हैं क्या? इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। अब फंडामेंटल को पढ़ने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की पुनर्स्थापना, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्यों होता है बच्चे, ठीक है, क्यों होता है? जिन बच्चों को पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिनको नहीं पता है वो सुन ले हमसे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस कि साझेदारी का पुनर्स्थापना, ठीक है। ये कब होता है? ये कब होता है दोस्तों? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में चेंज हो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एज वेल एज डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। तो इन सभी केस में, और एक और चीज आता है हमारा एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एमलगमेशन हमारे क्लास 12th में नहीं है, इसीलिए आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इन कारणों से होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा दोस्तों, तो उसमें हमारा फर्म जो है कंटिन्यू करेगा, बस नया जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वो हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ने के हवाले देख ले
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी बदलता है तो कुछ पार्टनर्स को फायदा होता है, कुछ पार्टनर को घाटा होता है। तो जिसको घाटा होता है उसके लिए हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिनको फायदा होता है उनके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जिसमें हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है ना, देन उसके बाद साथ ही साथ कुछ जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉसेस होते हैं दोस्तों, उनका भी हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो परिसंपत्ति और देनदारी का पुनर्मूल्यांकन और भंडारों और संचित लाभ में वितरण के लिए लेखांकन करने वाले हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग गुडविल की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे दोस्तों। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो पहला चैप्टर है दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, मतलब गुडविल की गणना करते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग लेखांकन नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वैल्यूएशन करने का डिफरेंट मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सब मेथड होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हाँ, ये अब नेक्स्ट चैप्टर हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन में कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में वही दोस्तों कि इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसे अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ, तो सभी पार्टनर के सहमति से, सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर के सहमति से एक नया पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं हमारे पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, ये सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बात कहता है। तो ये चीज पूछ लिया था इस बार का सवाल दोस्तों। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में इफेक्ट ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल। तो नया पार्टनर जब आएगा अपने साथ अपने हिस्से का कैपिटल लेके आएगा और अपने हिस्से का गुडविल लेके आएगा। ठीक है, तो अपने हिस्से का जो गुडविल लेके आता है वो हम लोग गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं, और जो कैपिटल लेके आता है वो तो बिजनेस में रिटेन ही करना है, उसको तो फर्म में ही लगाना है। ठीक है, तो उसकी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। और यहां पे भी आप दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ोगे। ठीक है, साथ ही साथ जो पुराने हमारे पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर है वो जो इतने समय से काम किए, उनके जो प्रॉफिट रिजर्व जमा पूंजी है वो उनके साथ क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ये आपको पढ़ना है, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आपको देखना है। ठीक है, दो तरीके से कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर ब्रिंग proportionate capital, and on the basis of the new partner's capital, old partner capital is to be adjusted according to the new partner capital। नए पार्टनर के कैपिटल के अनुसार ही ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का एडजस्टमेंट करें आप लोग। ठीक है ना, यही चीज हिंदी में दिया है। किसी साथी का सेवा, देखिए, सेवानिवृत्त मित्र, लाभ, साझेदारी, अनुपात, परिवर्तन, सद्भावना का लेखांकन, उपचार, परिसंपत्ति और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन और अर्जित लाभ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो चैप्टर है दोस्तों हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। जो अगर आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर को पढ़ लोगे बच्चे अच्छे से ना, तो रिटायरमेंट डेथ में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें भी आप वही चीज़ सीखोगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, और साथ ही साथ जो भी पार्टनर रिटायर हो जा रहा है या उस पार्टनर का डेथ हो रहा है दोस्तों, तो उनके कैपिटल का पेमेंट आप कैसे करोगे। ठीक है भाई, डेथ में तो वो जिंदा नहीं है इंसान, तो उनका जो एग्जीक्यूटर होगा, मतलब नॉमिनी होगा, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनके कैपिटल को पे कर देते हैं, उस पार्टनर का कैपिटल उस नॉमिनी को पे कर देते हैं, जिसको हम लोग अकाउंट्स के टर्म में एग्जीक्यूटर अकाउंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जब पार्टनर, और अगर रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट में तो पार्टनर अभी जीवित है, जिंदा है, तो उनके कैपिटल का पैसा उनको हम लोग दे देते हैं। ठीक है, और देने का भी प्रोविजन है बच्चे, या तो कैश में दे दे या तो लोन में कन्वर्ट करके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करे। ठीक है, तो ये सारे चीजें हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पूरा का पूरा साझेदारी फर्म का विघटन हो जा रहा है, मतलब अब फर्म का पुनर्निर्माण, कोई निर्माण नहीं करना है, पूरे के पूरे फर्म को बंद कर दो अब, और सभी अपने अपने घर चलो। ठीक है, सभी अपने अपने घर चलो। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले मीनिंग, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, कैसे सारे पार्टनर्स का अकाउंट सेटल होगा, कैसे आउटसाइडर लायबिलिटी का सेटलमेंट होता है, कैसे जो हमारे संपत्तियां हैं उसको हम लोग बेचते हैं। जैसे हम लोग इसमें क्या बनाते हैं दोस्तों, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन
रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये भी पूछा गया है सवाल। तो रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि आप सारे एसेट्स को बेचो और बेच के हमारे पास जो भी पैसे आएंगे उससे हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी का पहले पेमेंट करते हैं, फिर पार्टनर्स ने अगर फर्म को लोन दिया है तो लोन का पेमेंट, फिर पार्टनर्स के कैपिटल का पेमेंट, और अगर कोई सरप्लस अमाउंट बच जाता है इसके बावजूद तो वो सरप्लस अमाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर्स को दे देते। एक बात और भी बता दे दोस्तों हम आप लोगों को, हाँ, जो भी हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, लोन अकाउंट बना रहे हैं, इन सब का स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन भी हमें पढ़ना है। ये क्वेश्चन 2023 में देखा गया है दोस्तों हर स्लॉट में कि प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सारे अकाउंट को बनाने का प्रोसेस भी हमें पढ़ना है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो हमारा दूसरा बुक है शेयर और डिबेंचर, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है दोस्तों। तो इसमें आप लोग पढ़ोगे शेयर क्या होता है, ठीक है, कंपनी कितने टाइप्स ऑफ कंपनी होते हैं, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, कौन शेयर इशू कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, 1% कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है। तो सारे कंपनीज का दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है बच्चे, मीनिंग पढ़ना है, ठीक है। सभी का हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों, मीनिंग पढ़ना है, और साथ ही साथ नेचर, किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, और हम हर कंपनी का टाइप्स भी हमें जानना है, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसके अकाउंटिंग कैसे होते, मतलब कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है, कैसे अलॉट किया जाता है। इस ध्यान रहे दोस्तों इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है, और हर कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप CUET कंसेप्ट के प्लेटफॉर्म में हो, अगर आप हमारे कोर्स के साथ एनरोल हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये गारंटी मेरा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप एक ही चैप्टर को 10 प्लेटफॉर्म से जाके पढ़ लो, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हो मेरे साथ जुड़ के, इस बात की हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ोगे, मेरे तरीके से चलोगे, और आप NCERT को बस फॉलो करो, क्वेश्चंस जो भी प्रैक्टिस करने के लिए हम बोल रहे हैं, कह रहे, उतना कर लो, डैम श्योर है बच्चे आपका निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और बाकी जो भी आपका GT GS में जो आपको पढ़ना है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। डोमेन के लिए हम गारंटी ले रहे हैं कि डोमेन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप भरोसा कर रहे हो मेरे ऊपर तो आपको उस भरोसे से ज़्यादा हम देंगे ज़रूर दोस्तों, ये हमारा प्रयास पूरी तरीके से रहेगा, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक्स में एक टर्म पढ़ते हैं ना, कंज्यूमर सरप्लस, कि जितना हम पे करना चाहते हैं जब हमें उससे ज़्यादा लाभ मिले, तो आपको यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस ही मिलने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ इसमें हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर पढ़ेंगे, शेयर को जब्त कैसे किया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका पढ़ेंगे। फिर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, कैसे जब्त किए हुए शेयर को वापस से आप री इशू करोगे, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट, और साथ ही साथ कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है शेयर्स की कंपनी के बैलेंस शीट में। दोस्तों हो सकता है कहीं कहीं पे हम हिंदी ना पढ़ रहे हो, तो हिंदी वाले विद्यार्थी जो भी होंगे हमारे वो पढ़ते रहे। उसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर आप पढ़ोगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ोगे, मतलब डिबेंचर का मोचन कैसे किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इशू एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, कैसे हम लोग डिबेंचर्स की अकाउंटिंग करेंगे और डिबेंचर का कैसे रिडम्पशन होता है, ये सारे चीज़ें दोस्तों हम लोग यहीं पे सीखने वाले हैं। चलिए अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे हमारे तीसरे बुक के तरफ, जो हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें आप चैप्टर्स देख चुके हो ऑलरेडी, क्या क्या हमें पढ़ना है दोस्तों, क्या क्या पढ़ना है आप देख चुके हो। अब यहाँ पे एक बार डिटेल देख ले, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में हमें जानना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी क्या होता है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। आपसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बना लेते हैं, अब हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं, मतलब विश्लेषण करते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, कम है तो क्यों कम हो गया, पिछले साल के मुकाबले इस साल आपका क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ पे हम लैकनेस थे, कहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस खराब हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसको लेकर हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस और लिमिटेशन को देखने वाले हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आप अब इस फाइनेंशियल एनालिसिस को कैसे हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करें। भाई कुछ तो हमारे पास हथियार होना चाहिए ना सर, कैसे एनालिसिस करें, कोई तो साधन होना चाहिए। आपने कहा सर सीयूईटी 2024 की तैयारी करो, सर कुछ तो हमारे पास होना चाहिए, हमें बुक दे दो, हमें कोर्स दे दो, ठीक है, तो आपको सब मिलने वाला है। ये तो आपको पता है कि सीयूईटी कांसेप्ट आपको सब दे रहा है। उसी तरीके से कंपनी ने भी कहा कि अगर मेरे स्टेटमेंट को एनालिसिस करना है तो हम भी आपको हथियार दे रहे हैं। कौन कौन से हथियार से आपको एनालिसिस करना है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये सारे के सारे टूल्स है जिस टूल्स के माध्यम से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इन टूल्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेशियो। भाई रेशियो से कौन वाकिफ नहीं है, ठीक है, ये रेशियो से आप लोग सब वाकिफ हो, ठीक है। जो हमारे अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है जो 2024 में एग्जाम देंगे वो हो सकता है वाकिफ ना हो, वो वाकिफ हो जाएंगे बहुत जल्द ही। इसमें आप लोग 4 रेशियो पढ़ोगे। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो पढ़ने हैं, करेंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ना है। एक्टिविटी रेशियो में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। सर आपने बोल तो दिया रेशियो पढ़ना है, ये सुन लीजिए कैसे पढ़ना है। रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए, न्यूमेरिकल आना चाहिए। हर रेशियो का दोस्तों आइडियल स्टैंडर्ड होता है, जैसे करंट रेशियो का 2:1, लिक्विड रेशियो का 1:1, डेब्ट इक्विटी रेशियो का 2:1, इन्वेंट्री टर्न जैसे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का 6 to 7 टाइम्स एज्यूम किया जाता है आइडियल। इसी तरीके से कुछ रेशियोज के दोस्तों स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो स्टैंडर्ड याद रखना है। और साथ ही साथ कौन सा रेशियो बढ़ने पर कंपनी के लिए अच्छा है और कौन सा रेशियो घटने पर कंपनी के लिए अच्छा है, ये चीज हमें जानना है। इस तरीके से हमें स्टडी करनी है दोस्तों। तो सीधे साधे तरीके से नहीं करना है, सीधे साधे तरीके के साथ साथ कुछ हमें उसमें इस तरीके की भी स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये हमारे रेशियोज है दोस्तों कि कौन कौन से रेशियो में हम लोग क्या क्या रेशियो पढ़ने वाले हैं, ये आपके सामने दिया हुआ है। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्या उद्देश्य है बनाने का। जैसे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड फॉर्म में कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाएंगे, ठीक है। और वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड फॉर्म आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। क्यों बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं। जैसे इसमें 3 एक्टिविटी होता है, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये सारे चीजें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है बच्चे, पढ़ाई करने हैं। तो करेंगे कि नहीं भाई, करने तो है, हम बार बार बोले जा रहे हैं। अब आप लोग बताइए करेंगे कि नहीं। सर बिल्कुल करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों डिटेल सिलेबस आपको बता दिया, आप स्टडी करना शुरू कर दो, ठीक है। बिल्कुल आप एनसीईआरटी बुक उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो और जल्दी से। हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे दोस्तों कि आप जितना जल्दी हो सके, अगर आप, ठीक है, अगर आप पास मतलब किसी कारणवश, जिन विद्यार्थियों का किसी कारणवश 2023 में नहीं सिलेक्शन हो पाया, वो जल्द से जल्द दोस्तों कोर्स में एनरोल हो जाइए, ताकि आप अपने लैकनेस को देख ले कहाँ आपकी कमी थी और आप एक सिस्टमेटिक कोर्स के साथ जुड़ के अभी से शुरू कर दे प्रिपरेशन, ठीक है। और जो हमारे अपीयरिंग वाले बच्चे सब कहेंगे सर हम लोग ना ज्वाइन करें, अरे क्यों नहीं बच्चे, आप भी ज्वाइन कर लो।
हम आपके साथ पूरा CUT 2024 एंड तक है। हम ये नहीं कहेंगे आप मत ज्वाइन करो, मतलब आप भी कर लो, बस आपके लिए इसीलिए मैंने नहीं बोला पहले, क्योंकि आप अभी उस चीज़ को पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उसको अभी ज्वाइन करके थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करोगे कोर्स को तो भी चलेगा। लेकिन जो हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहा आप जो अपीयरिंग स्टूडेंट हो, आप पहले अपने 12th को अच्छे से पहले पढ़ो, और साथ ही साथ अगर आप कोर्स में एनरोल हो गए हो अभी या होने वाले हो, तो आप कोर्स में जब एनरोल हो जाओगे तो उसमें आप एक घंटे 2 घंटे भी अगर आप पढ़ोगे तो भी आपके लिए अभी के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन भाई जो पास आउट वाले बच्चे हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं और उनका नहीं हो पाया, भाई उनके तो इज्जत की बात है ना भाई, किसी तरह हमें तो सिलेक्शन लेना है अगले बार। दोस्तों चलिए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को देख ले। ये हम लोग देखते नहीं है सिलेबस इसका, और बहुत बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ने दोस्तों। सबसे पहले कंसेप्ट एंड टाइप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, किस तरीके का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लेखा प्रणाली का संरचना हम लोग पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ फिर हम लोग यूनिट 2 ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में पढ़ेंगे यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक लेखा प्रणाली का उपयोग करना। तो स्टेप इन द इंस्टॉलेशन ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ द चार्ट्स, इसमें डिफरेंट चार्ट्स बनाते हैं जो हम लोग MS ऑफिस पे, जो हम लोग MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब जो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम आपको यहाँ पे पाई चार्ट, ग्राफ नहीं बनाएंगे बच्चे, और ना ही आपको CUT पूछेगा कि बताओ पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये नहीं पूछेगा आपसे। आपको उसके कुछ बेसिक टर्म्स पूछ देंगे, ठीक है। तो वो उतना ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लोड नहीं लेना है कि सर कितना पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटराइज तो कभी पढ़े नहीं है हम लोग, ठीक है। तो लोड नहीं लेना है, बस कुछ बेसिक चीज़ें ही हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल करने दे दिया जाएगा, आपको वैल्यू फाइंड आउट करने दे देगा CUT और आप वैल्यू फाइंड करने बैठ जाएंगे। आपको फंक्शन दे देगा कि सम का फंक्शन करके दिखाओ MS एक्सेल पे, ये सब आपको नहीं देगा, ठीक है। तो इससे आपको परेशान नहीं रहना है बच्चे। कुछ एडजस्टिंग एंट्री कैसे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है हमारा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या कैसे सिक्योर है, इसको सिक्योर रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 3 है, अकाउंटिंग यूज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट। ये इस बार का फुल फॉर्म था, DBMS का फुल फॉर्म इस बार पूछा गया था। तो DBMS का फुल फॉर्म देखिए, चैप्टर के नाम से ही एक क्वेश्चन आ गया था कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही फुल फॉर्म आया था इस बार, ठीक है। DBMS क्या होता है, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। फिर उसके बाद डेटा टेबल कैसे बनाए जाते हैं अकाउंट्स में, यूजिंग क्वेरीज, फॉर्म, रिपोर्ट, जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। DBMS का एप्लीकेशन कहाँ होता है, ठीक है, सच एज शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स कैसे किया जाता है, सेल्स रिपोर्ट कैसे बनता है, सेल्स रिपोर्ट कैसे बनता है, कस्टमर का प्रोफाइल हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, सप्लायर सप्लाई का प्रोफाइल कैसे बनता है, पेरोल मतलब वो रिकॉर्ड जहाँ पे हम लोग जो सैलरी, वेजेस एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, वो जहाँ पे रिकॉर्ड होती है उसको हम लोग पेरोल कहते हैं बच्चे। तो वो चीज़ कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया है बच्चे, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच दिए हैं यहाँ पे। तो CUT NTA तो पूरा सिलेबस एकदम कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ें जहाँ तक पॉसिबल है और जहाँ तक पेपर में वो दे सकता है उतना ही पढ़ेंगे। हमें प्रैक्टिकल थोड़ी ना करने दे देगा, हमें क्या कंप्यूटर दे देगा कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ, इसमें टेबल चार्ट, क्वेरीज वगैरह बना के दिखाओ, पेरोल चार्ट बना के दिखाओ, ठीक है। ये सब तो नहीं देगा हमें, है ना। तो जो चीज़ें बेसिक है वही बस उतना ही आपको ध्यान देना है। उसके बाद हमें जो चौथे यूनिट में पढ़ना है, आखिरी यूनिट जो है दोस्तों, तो कंसेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब दोस्तों वही हो गया MS एक्सेल की बात कर रहा है। तो MS एक्सेल को हमें अच्छे से पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ द, इसका एप्लीकेशन इस्तेमाल कहाँ होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। प्रिपेयरिंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल कैसे बनता है, लोन रिपेमेंट का शेड्यूल कैसे बनता है, पेरोल अकाउंटिंग एंड अदर सच कंपनी, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम आपको बार बार बता दिए पेरोल अकाउंटिंग कैसे करना है, इन सब की अकाउंटिंग कैसे करनी है, शेड्यूल कैसे बनाना है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। सिलेबस यहाँ पे पूरा है। हम आपको बोल रहे हैं ना कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको बेसिक टर्म्स, बेसिक चीज़ें आपको बस पढ़ने हैं और उतने ही से आपका काम हो जाएगा। भाई प्रैक्टिकल बहुत, मैक्सिमम चीज़ें प्रैक्टिकल है, और CUT हमें प्रैक्टिकल करने दे नहीं सकता क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, ठीक है, MCQ बेस्ड पेपर आएगा, वो हमें प्रैक्टिकल करके देख नहीं सकता, ठीक है। तो इतना बस थोड़ा स्ट्रेटजी बना के पढ़ना है,
है ना, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे ईगो में आ जाते हैं कि सर सिलेबस पूरा दिया है, पूरा ही पढ़ाइए। हमें वहाँ पे ये नहीं दिखाना है कि हमें देखो हमें कितना आता है, हम कितने एक्सपर्ट हैं, ठीक है, हमारे सामने कंप्यूटर भी रख दोगे हम निकाल के हम करके आ जाएंगे। आपको ये नहीं शो करना है, आप ये करके आ जाओ कि जितना क्वेश्चन वो पूछ रहा है उतना करके आ जाओ, और वो जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो बेसिक पूछेगा बच्चे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का लोड नहीं लेना है आपको। तो दोस्तों यही था हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस। उम्मीद करेंगे कि हमारे विद्यार्थी को अकाउंटेंसी के सिलेबस का पूरा ज्ञान हो चुका है। अब दोस्तों आपको यही हम कहेंगे कि आप कोर्स में अगर एनरोल होना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से जाके CUET कंसेप्ट के ऐप को डाउनलोड करो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी डाउट हो या कोर्स को सर कैसे ज्वाइन करें नहीं समझ में आ रहा, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप दोस्तों दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपने जो भी डाउट है, क्वेरी है, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए जुड़ते हैं एक नए सिरे से हम लोग जुड़ते हैं, वापस से एक नए सेशन का आगाज़ करते हैं, और 2024 के लिए अभी से हम लोग तैयार हो जाते हैं और शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों एक बेहतरीन तैयारी, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।